एनीमे एक ऐसी आर्ट जिसे देखने के बाद उसे भुलाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है, जिसने दुनिया के हर दिल पर राज किया है। हर किसी को ये पसंद है, फिर चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, किसी भी जेंडर का हो, मेल फीमेल या ट्रांस, डजंट मैटर। इस एंटरटेनमेंट की फॉर्म ने सभी का दिल जीता है। इसमें डिफरेंट जॉनरा, स्टाइल्स, नरेटिव फॉर्म होती है, यानी हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। इसमें सबसे खास बात जो एनीमे की है वो है इसका लिमिटलेस होना। इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती। हमें इसमें क्रिएटिविटी और स्टोरी टेलिंग की उन फॉर्म्स के बारे में जानने को मिलता है जो रेगुलर थॉट प्रोसेस से काफी आगे होती है। हमें इसमें फ्यूचरिस्टिक, प्रिमिटिव, रीजनल, कल्चरल स्टाइल देखने को मिलता है, जिसमें जापान ही नहीं पूरी दुनिया के बारे में जानने को मिलता है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग और न्यू आइडियाज की कोई बाउंड्री नहीं होती है। एनीमे ने डेकेड से जापान से निकलकर वेस्ट पे राज किया है। वो लोग एनीमे को जीते आए हैं और अब इंडिया में इसके कमबैक को भी खुल के एक्सेप्ट किया जा रहा है, और कुछ ज्यादा ही खुल के, कुछ तो बस कूल बनने के लिए। पर फिर भी एनीमे ने काफी हद तक इंडियंस को एक न्यू फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट दिया है, और स्पेशली हर एज ग्रुप के लिए। पर एनीमे बस उसकी स्टोरी ही नहीं है, ये देखने वालों के लिए उनका डे एंड का रीसेट है। इसका आर्ट, कैरेक्टर डिजाइन, एक्शन, ड्रामा, मिस्ट्री, ये सब कुछ हमें उसमें खोसा देता है। इसकी वजह से हम वापस से अपनी इमेजिनेशन और इमोशंस को बचपन की तरह एंडलेस फील करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इस जर्नी को। आज किसी कैरेक्टर की नहीं, हम खुद एनीमे की जर्नी को जानेंगे कि कैसे ये इतना बड़ा बन गया। सो वीडियो के एंड तक बने रहे। टॉपिक अच्छा लगा हो और तुम सब चाहते हो कि मैं ऐसे ही न्यू कॉन्सेप्ट को ट्राई करता रहूं, तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलो पहले कुछ एनीमे को देखते हैं। ये क्या था, शायद गलती से हो गया होगा। चलो फिर से एनीमे को देखते हैं। हाँ, ये है एनीमे। तो पहले वाला क्या था, वो भी एनीमे था बट शुरुआती दिनों का। तो वहां से यहाँ तक का सफर कैसे हुआ, तो इस सब की शुरुआत होती है 18th सेंचुरी एडो पीरियड में, जहाँ पर जापान के राजा टोकुगावा जापान में मिलिट्री रूल लगा देते हैं, जिससे पूरा जापान शांत पड़ जाता है, जैसा इंडिया में हुआ था। पर इससे जापान में सालों से चल रही वॉर के बाद काफी पीसफुल और स्टेबिलिटी का माहौल आ जाता है। इसी के साथ टोकुगावा ने फॉरेन इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट भी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाई थी, ताकि जापान के लोग अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सके और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में खुद को चेंज ना करें। इस टाइम पर जापान दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ था, इवन फॉरेन ट्रेडिंग भी बैन थी। इससे जापान को नुकसान से ज्यादा फायदे होते हैं, उसकी ग्रोथ पीक पे होती है, और इस टाइम पर वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग भी शुरू हो गई थी। साथ ही में एक इलस्ट्रेटेड नोवेल भी काफी पॉपुलर हुई थी इस टाइम पर, जिसमें इलस्ट्रेशंस के साथ स्टोरी को दिखाया गया था। लोगों को ये कॉन्सेप्ट काफी पसंद आया था और सभी ने इसे प्रमोट भी काफी करा। आगे इसकी डिमांड बढ़ने लगी और ऐसे ही न्यू स्टोरीज और फ्रिक्शनल टेल्स जापान में पब्लिश होने लगी। इससे लोगों की नॉलेज और जापान की लिटरेसी रेट भी काफी इंक्रीज हुआ। ज्यादा से ज्यादा लोग अब नॉवेल्स और आर्ट फॉर्म को पढ़ने लगे थे, तो नए नए आर्टिस्ट भी अपने वर्क के साथ आ रहे थे। इसमें स्टोरी फिर कैरेक्टर सेंट्रलाइज होने लगी। इसको देखते हुए बच्चे इसमें काफी ज्यादा जुड़ने लगे। इन इलस्ट्रेशंस और मांगा को कलर देने के बाद इसमें जान सी आ गई थी। पढ़ने वाले कहानियों के साथ अच्छे से कांटेक्ट कर पा रहे थे। फिर आता है 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी से पहले भी जापान में मोशन एंटरटेनमेंट फैला हुआ था, जहां पर आर्टिस्ट कलर फिगर्स को प्रोजेक्शन के तो स्टोरी सुनाते थे। पर इन 1907 जो पहली एनिमेटेड फिल्म प्रोड्यूस्ड हुई थी, उसका नाम था कात्सुडो सेशिन। ऐसे ही और एनिमेशन का नाम था डल स्वॉर्ड उराशिमा, और ऐसे ही बहुत सारी शॉर्ट फिल्में आगे भी आई थी। काफी फेमस एनिमेटर्स ने अपने काम को लोगों के सामने रखा। पर फिर आता है द ग्रेट कैंटो अर्थक्वेक, जो 1923 में आया था, और ये सारा काम खत्म कर गया। जितना भी एनिमेटर्स का काम था वो इस अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉय हो गया। पर इसके बाद फिर से एनिमेटर्स ने हिम्मत करके अपने काम को शुरू किया। उन्हें काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, लाइक काम के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती थी, न्यू टूल्स और टेक्नोलॉजी की नीड थी। पर फिर भी इन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया, और अब ये एनिमेशन काफी देखने में अच्छा लगने लगा था, जो एक कहानी बताने लगा था। पर फिर आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब जापान गवर्नमेंट कल्चरल नेशनलिज्म को पूरी कंट्री में फोर्स करती है और पब्लिशिंग मीडिया पे काफी स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगा दी गई थी, और इस आर्ट फॉर्म को गवर्नमेंट अपने प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए यूज करने लगती है।
इन एनिमेशंस के थ्रू गवर्नमेंट अपनी बातों को पब्लिक तक पहुंचा रही थी। हाँ, बस एक बात अच्छी होती है कि स्टूडियो हाउसेस को गवर्नमेंट काफी ज्यादा फंडिंग देने लगती है, और मोर फंड्स यानी मोर एनिमेशन। जापान ने इस टाइम पर काफी एनिमे दिए, पर अब तक वेस्ट भी एनिमेशन लाने लगा और जापान में भी एनिमे स्टूडियो रैपिडली बढ़ रहे थे। फॉरेन एनिमेशन को देखकर ओसामू तेजुका इन्फ्लुएंस होता है और शोनन मांगा ड्रॉ करना शुरू करता है, और इस बंदे को द गॉड ऑफ मांगा कहा जाता है। इसने काफी सारी रेवोल्यूशनरी मांगा लिखी है, लाइक ट्रेजर आइलैंड, एस्ट्रो बॉय, प्रिंसेस नाइट, ब्लैक जैक, फीनिक्स एंड बुद्धा। इन सभी को काफी अवार्ड मिले। जापान अब प्रोफेशनल एनिमेशन में उतर चुका था और जापान एनिमेटेड फिल्म एक नए नाम के साथ काम करती है, टोई एनिमेशन, जो फर्स्ट कलर्ड एनिमे बनाते हैं, आकुजाडेन द टेल ऑफ व्हाइट सरपेंट। इसके बाद तेजुका अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट करता है, मूशी प्रोडक्शन कंपनी, जो अब टोई को टक्कर देने वाली थी। तेजुका की एस्ट्रो बॉय फूजी टीवी पर दिखाई जाने लगी और आते ही ये सभी बच्चों में पॉपुलर हो जाती है। ऐसे ही मैक एनिमे, स्पोर्ट्स एनिमे और बाकी टाइप ऑफ एनिमे एग्जिस्टेंस में आते हैं, जो पॉपुलर भी होते हैं। और अब एनिमे सिर्फ बच्चों के लिए नहीं था, मार्केट में एक न्यू एनिमे डोरोरो आता है जो अडल्ट के लिए था। उसमें काफी अडल्ट कंटेंट था, जो बच्चे कंज्यूम करें तो उनका दिमाग खराब हो सकता था। तेजुका के मूशी को छोड़ने के बाद मूशी प्रोडक्शन बंद हो जाता है और मार्केट में आते हैं न्यू प्रोडक्शन हाउसेस लाइक सनराइज प्रोडक्शन एंड मैड हाउस। आगे इसाओ टाकाहाटा 1974 में टीवी सीरीज लाते हैं, हेडी द गर्ल ऑफ एल्प्स। इसे बाहर के देशों में काफी सक्सेस मिलती है। आगे हयाओ और टाकाटा एक लिटरली बेस्ड एनिमे को स्टार्ट करते हैं, वर्ल्ड मास्टरपीस थिएटर। ऐसे ही कोनान, लूपिन और डोराएमोन जैसे शो ब्रॉडकास्ट होते हैं, जो इनकी प्रोडक्शन हाउस के लिए इंस्टेंट सक्सेस थे। आगे डिफरेंट एनिमे स्टाइल को बढ़ावा मिलता है, जिसके रिजल्ट में दुनिया को साईफाई एनिमे, निंजा समुराई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होते हैं, और अब एनिमे दुनिया भर में पॉपुलर होने लगा था। जापान में भी बस एनिमे शो नहीं रह गया था, इसके टॉयज, क्लॉथ, अदर मर्चेंडाइज मार्केट में आ गई थी, जो इसे एक और बूस्ट देती है एनिमे को मोर पॉपुलर बनने के लिए। आगे स्पेस बैटलशिप यामाटो और मोबाइल सूट गंडम थिएट्रिकल फिल्म को रिवाइव करते हैं। 1980s को जापानीज सिनेमा का सेकंड गोल्डन एज माना जाता है, और अब पब्लिक के बीच में एक टर्म काफी फेमस हो गई थी, ओटाको, यानी लोगों का एक सब कल्चर जो एक तरह की चीजों को पसंद करते हैं। और फिर आता है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनिमे ऑफ ऑल टाइम, जिसने स्टूडियो गिबली को उसकी पहचान दी, न्यूसिका ऑफ द वैली ऑफ द विंड। और इनकी फर्स्ट फिल्म लपूटा कासल इन द स्काई इनके लिए काफी बड़ी सक्सेस साबित होती है। और इसके बाद एंट्री होती है लेजेंडरी एनिमे की, द ड्रैगन बॉल। ड्रैगन बॉल की सक्सेस ने एनिमे को एक न्यू जॉनरा ऐड कर दिया, द मार्शल आर्ट जॉनरा, जिसने जापान की एनिमेशन इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाया, जिससे और मार्शल आर्ट एनिमे इंडस्ट्री में आने लगे, लाइक हाजिमे ना इप्पो, बाकी द ग्रैबलर, नारुतो और द गॉड ऑफ द हाई स्कूल। और जापान में एनिमे का दबदबा ऐसे ही बढ़ता जा रहा था, और 1998 तक टीवी पे 100 से ज्यादा एनिमे शो आने लगे थे। एक खत्म होता था, उसकी जगह 4 लाइन में लगे हुए थे। 1990s की काफी सारी सक्सेसफुल एनिमे रही हैं, जिसमें से एक बड़ा नाम है वन पीस का, जो एनिमे के साथ साथ बेस्ट सेलिंग मांगा बनी और आज तक ये सीरीज चल रही है। इतने सालों में इसका क्रेज ना तो जापान में कम हुआ है और ना ही पूरे वर्ल्ड में। तो एनिमे का इतना बढ़ने के पीछे का रीजन जापान और इसकी इंडस्ट्री में आए रेवोल्यूशन ही है, लाइक टोकीगावा का जापान को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कट ऑफ कर देना। फिर लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए बुक्स को पिक्टोरियल फॉर्म दिया गया, जिससे लोगों ने काफी पसंद करा। पर मनुष्य है एक जगह ठहरना प्रगति नहीं मानता है। उन इलस्ट्रेशन को कटआउट का यूज करके स्टोरी टेलिंग शुरू की गई, जो उस टाइम के लोगों के लिए एक न्यू तरीका था और एक काफी फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट था, और उन सभी ने उसे एक्सेप्ट भी करा। फिर न्यू आर्टिस्ट का इंडस्ट्री में आना, एनिमेशन का रेवोल्यूशन शुरू करना और वेस्टर्न से कंपटीशन इस जर्नी को बूस्ट देता है। इस सब में मोए का रेवोल्यूशन का भी बड़ा रोल रहा है, जो 1970s में शुरू हुआ था। ये एक क्लास ऑफ एनिमे है, वही ट्रांसफॉर्मर रोबोट टाइप वाली। मोए का जो बच्चों को ज्यादा अट्रैक्टिव और एंगेजिंग लगा था, जिसमें कैरेक्टर से वो लोग रिलेट कर पाते थे। एट सम पॉइंट उन्हें ये लगता था कि उन्हें भी एक रोबोट मिलेगा जो उनका फ्रेंड बनेगा, और बच्चों की नजरों में ये काफी अच्छा शो था। और फिर आता है मैजिकल गर्ल्स एंड द मॉन्स्टर एरा इन 1980s। ये लोग मैजिक और मॉन्स्टर के कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं। इसने एक सेपरेट टाइप ऑफ ऑडियंस को टारगेट किया। इस टाइप ऑफ एनिमे को शोजो कहा जाता है, यानी वो एनिमे जिसका एम होगा यंग फीमेल ऑडियंस को टारगेट करना। इन एनिमे में प्रोटैगनिस्ट भी फीमेल्स होती हैं, बट इन रियलिटी इसे देखने वाले ज्यादा बॉयज होते हैं, और सबके अपने अपने रीजंस हैं।
और फिर आता है 1990s जो हम सभी की फेवरेट एनिमे को जन्म देता है, यानी राइज ऑफ शोनन एरा। इस एरा के स्टार्ट होने के बाद एनिमे इंडस्ट्री कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती है और वो ना पहले जैसी रहती है। उसके लिए सब कुछ बदल गया। हमें इसमें एक यूनिक स्टोरी लाइन लाइक एक्शन, एडवेंचर, रिलेटेबल प्रोटैगनिस्ट सब कुछ देखने को मिला। यहाँ से कई सारी शोनन मांगा को एनिमेट किया गया जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उन सभी के सेपरेट फैन बेस बनने लगे लाइक ड्रैगन बॉल, नारुतो और वन पीस। शोनन स्टाइल जाना ही अपने डायनेमिक एक्शन और क्रिएटिव स्टोरी लाइन के लिए है जो एनिमेटर्स को भी उनके कंफर्ट जोन को छोड़कर न्यू डिलीवर करने के लिए नीड रखता है। तो टाइम के साथ स्टोरी टेलिंग और एनिमेशन टेक्निक काफी ज्यादा डेवलप हुई है और हमें डीमन स्लेयर जैसी एनिमे देखने को मिलती है जिसके विजुअल्स इस स्टोरी को आगे तक ले जाने के लिए काफी होते हैं, जिसे देखकर बाकी सभी एनिमे भी अपने विजुअल एलिमेंट्स को बेटर कर रहे हैं। और इस सब के बाद एनिमे इंडस्ट्री का नेक्स्ट रेवोल्यूशन बन के आता है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। स्ट्रीमिंग से एनिमे की पॉपुलैरिटी रैपिडली बढ़ती है और साथ में इससे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन भी इजी हो जाता है, जिससे जापान में एनिमे की सुनामी आ जाती है। जिस तरह से स्ट्रीमिंग ने एनिमे को जापान में पुश दिया है, उसी तरह से अब इंडिया में भी स्ट्रीमिंग इसे पुश दे रहा है। एनिमे को जापानीज, इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ बाकी रीजनल लैंग्वेज में भी डब किया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ पा रहे हैं। और ये सब करने के पीछे एक ही रीजन है कि इसकी पॉपुलैरिटी और डिमांड और ज्यादा बढ़ सके। और मेरे ख्याल से स्ट्रीमिंग एक बेस्ट फैक्टर बनेगा इंडिया में एनिमे को और ज्यादा पॉपुलर करने में। और करंट में भी इंडिया में एनिमे के फैन बेस काफी बड़ा हो चुका है, तो मुझे उम्मीद है आगे भी ऐसे बढ़ता रहेगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर तुम्हें एनिमे इन इंडिया के ऊपर भी कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करो। जल्दी ही मिलते हैं हम न्यू वीडियो के साथ।